सूडान में इस समय काफ़ी अनरेस्ट फैला हुआ है, लेकिन क्या इससे हम इंडियंस को टेंशन लेने की ज़रूरत है? इस समय वहाँ पर अराउंड 3000 इंडियंस जो हैं वो फंसे हुए हैं और हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे उन सभी को वापस से इंडिया लाया जा सके। Many countries carried out special operations. They evacuated their citizens from the Sudan. The US, the UK, France and Germany pulled out some of their diplomatic staff. They flew military helicopters and transport aircraft into an airfield near Sudan's capital, Khartoum. इसके अलावा सूडान एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर है ऑयल का टू इंडिया और इंडिया की काफ़ी सारी ऑयल कंपनीज़ ने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है इन सूडान्स ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो हम ये देख सकते हैं कि शायद हमारी जो ऑयल सप्लाई है उस पर फ़र्क पड़ सकता है और ऑयल की प्राइसेस पे भी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन इस समय इंडिया का जो टारगेट है वो ये है कि कैसे वहाँ पे जो 3000 इंडियंस फंसे हुए हैं उन्हें वापस अपने देश जो है लाया जा सके। इंडिया अकेली ऐसी कंट्री नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज़ ने तो अपने डिप्लोमेट्स और अपने लोगों को वहाँ से बुलवा लिया है एंड द लिस्ट इंक्लूड्स यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। सो इन सभी ने इवैक्यूएट कर लिया है अपने डिप्लोमेट्स और नेशनल्स को। और इस पूरे कियोस का रीज़न है वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द राइवलरी बिटवीन टू जनरल्स। सूडान जो कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर है और दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है विद 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एज वेल एज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वहाँ पे 46 मिलियन पीपल जो हैं वो रहते हैं विद एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ $750 पर हेड। और इस पूरे सिविल वॉर के चलते वहाँ पर 500 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन ये कहानी है क्या? ये पूरा झगड़ा जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उन दो दोस्तों की जो पावर और सत्ता के लालच में आज जो है एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सिंस 2021 सूडान हैज़ बीन रन बाय अ काउंसिल ऑफ जनरल्स लेड बाय द 2 मिलिट्री मैन जो कि अब सेंटर है इस पूरे डिस्प्यूट का, जिसमें से एक है जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान जो कि हेड है ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड इज करेंटली द कंट्रीज प्रेसिडेंट। दूसरे हैं उनके डेप्यूटी एंड लीडर ऑफ द RSF जनरल मोहम्मद हमदान डांगलो। इनिशियली जब इन दोनों ने मिलकर सूडान को रूल करना स्टार्ट किया था तो काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स हुए थे, लेकिन नाउ दे आर फेसिंग चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग दोज अग्रीमेंट्स और इसी को लेके जो है ये सारा झगड़ा है। इन दोनों ही जनरल से मिलके जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हो रही थी वहाँ पर उन्हें दबाया था, ख़त्म किया था और 2021 के अंदर जॉइंटली उन्होंने रिमूव की थी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट और सूडान के मोस्ट पावरफुल लीडर्स बन गए थे। अल बुरहान जो कि एक करियर सोल्जर थे फ्रॉम नॉर्दर्न सूडान एंड हु रोज थ्रू द रैंक्स अंडर द 30-year रूल ऑफ अल बशीर, वो बन गए सूडान के डी फैक्टो रूलर। और अगर हम डैगलो की बात करें तो ही अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज हिज नंबर 2। और अब ये जो आर्मी और सिविलियन लीडर्स हैं ये दोनों मिलके जो है सूडान की जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं उसे ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम ऑन टू अ कंक्लूजन ऑफ इंटीग्रेटिंग द RSF इनटू द रेगुलर आर्मी। सो इनिशियली ये दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो साथ में लड़ती थी अगेंस्ट द रेबल ग्रुप्स इन फार फ्लंग प्रोविंसेस। अगर हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की माने देयर आर अराउंड 1 लाख ट्रूप्स ऑफ आर्मी एज कम्पेयर टू RSS 40,000 फाइटर्स। ये जो RSF है ये एक पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स है। तो इनिशियली ये दोनों जो है साथ में मिलके लड़ते थे, लेकिन आज ये एक दूसरे से ही लड़ रही हैं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से ही लड़ रही हैं इन दी सूडान्स कैपिटल खार्टूम। और ये जो पूरा इशू अराइज हुआ बिटवीन द 2 जनरल्स इट इज़ इन रिलेशन टू दी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेटिंग द RSF इनटू द रेगुलर आर्मी। अभी तक क्या था, ये दोनों सेपरेटली काम कर रहे थे, लेकिन अब RSF जो है वो मिलना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं वहाँ की रेगुलर आर्मी से। बुरहान जो है वो ये चाहते थे कि ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये 2 साल के अंदर हो और जो आर्मी का क्राइटेरिया है, जो आर्मी का रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है वो ही इम्पोज किया जाए RSF के ऊपर भी, इस पैरा मिलिट्री के ऊपर भी। लेकिन दूसरी तरफ डैगलो जो है वो चाहते थे कि ये जो पूरा प्रोसेस है इंटीग्रेशन का उसके लिए 10 साल की विंडो होनी चाहिए और जो रैंक्स हैं दे शुड बी equivalent to those awarded in 2013
टू आरएसएफ फाइटर्स वो लोग जिन्होंने दरफूर के अंदर जो है लड़ाई की थी फॉर ऑटोक्रेट उमर अल बशीर बिफोर हिज आउस्टर इन 2019। और जो आरएसएफ है वो चाहती है कि ये जो फाइट है वो लंबी चले, लेकिन आर्मी जो है वो एम कर रही है टू यूज इट्स वॉर प्लेन्स टू वीकन दी पैरामिलिट्री फोर्सेस एज क्विकली एज पॉसिबल। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आर्मी जीत जाती है देन इन दैट केस बुरहन जो है वो री इंस्टॉल कर सकते हैं दी ओल्ड रेजिम इस्लामिस्ट। सो आप देख सकते हैं कि कैसे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के झगड़े के बीच में जो सिविलियंस हैं वो फंस गए हैं और कितने सारे लोगों की डेथ हो गई है, कितने सारे लोगों को चोट पहुंची है। बट ये आरएसएफ है क्या? ये जो पैरामिलिट्री है इसे इनकॉर्पोरेट कैसे किया गया था? आरएसएफ को क्रिएट किया गया था इन 2013 एंड इवॉल्व फ्रॉम दी सो कॉल्ड जंजावीद मिलिशियाज। और यही वो लोग थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर वॉर क्राइम्स इन दी दरफूर रीजन। सो ड्यूरिंग दी दरफूर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द 2000 गवर्नमेंट ने यूज़ किया था इस ग्रुप को ताकि वो हेल्प करें आर्मी को टू पुट डाउन अ रिबेलियन। और उनकी इसी हेल्प के चलते 2017 के अंदर एक लॉ पास किया गया था जिसने लेजिटिमाइज किया था आरएसएफ को एज एन इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी फोर्स। तो उमर अल बशीर ने डैगलो की काफ़ी मदद की थी इन एक्सपैंडिंग होल्डिंग्स इन गोल्ड माइनिंग, लाइव स्टॉक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर भी डैगलो ने पार्ट लिया इन ओवरथ्रोइंग अल बशीर व्हेन द 2019 अपराइजिंग ब्रोक आउट। तो हम देख सकते हैं कि कैसे सूडान की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं आरएसएफ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वहाँ की गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। लेकिन ये जो सिविल वॉर्स और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये पहली बार नहीं हो रही हैं सूडान के अंदर, ये काफ़ी सालों से देखी जा रही हैं विच हैज़ रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन इशूज़। और इसका असर बाकी कंट्रीज़ पे भी पड़ता है बिकॉज सूडान इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चरल हेरिटेज एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस। एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस इसीलिए क्योंकि सूडान पार्ट है नाइल रिवर बेसिन का विच मेक्स इट एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर वाटर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अगर हम सूडान की हिस्ट्री की बात करें तो ओवर द सेंचुरीज काफ़ी सारी किंगडम्स और एम्पायर्स वहाँ पे इमर्ज हुई हैं, फेल हुई हैं इन दैट पर्टिकुलर रीजन, इंक्लूडिंग द किंगडम ऑफ कुश, मेरियोटिक किंगडम एंड द किंगडम ऑफ मकुरिया। 7th सेंचुरी के अंदर इस्लाम जो है उस रीजन के अंदर स्प्रेड हुआ था और काफ़ी सारे अरब ट्रेडर्स, सेटलर्स जो है उन्होंने स्टैब्लिश की थी अपनी कम्युनिटीज अलॉन्ग द नाइल रिवर। 16th सेंचुरी के अंदर फंज सल्तनत जो है वो इमर्ज हुई थी और 19th सेंचुरी के अंदर द होल रीजन केम अंडर द रूल ऑफ ऑटोमन एम्पायर और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर। फाइनली 1956 के अंदर सूडान को इंडिपेंडेंस मिली फ्रॉम ब्रिटिश रूल और उसी के बाद से द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फॉलोड और कंट्री ने एक्सपीरियंस किए 2 सिविल वॉर्स, एक तो फ्रॉम 1955 to 1972 एंड द अनदर वन वॉज फ्रॉम 1983 to 2005। और इसी बीच 1989 के अंदर उमर अल बशीर पावर के अंदर आ गए इन अ मिलिट्री कूप और उन्होंने ओवरथ्रो किया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर सादिक अल महदी। इसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश की एक मिलिट्री गवर्नमेंट और सस्पेंड किया पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस को एंड इम्पोज किया सरिया लॉ। और अल बशीर के रूल के दौरान भी सूडान के अंदर 2 सिविल वॉर्स हुए, वन फ्रॉम 1983 to 2005 एंड द अनदर वन वॉज फ्रॉम 2011 to 2019। ये जो लड़ाइयाँ होती थी, वॉर्स होती थी, दे वर फॉट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिबेल ग्रुप्स इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स। और फाइनली 2011 के अंदर सूडान के 2 टुकड़े हो गए। जो साउथ सूडान था वो सूडान से अलग हो गया और अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना ली विच रिजल्टेड इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल and widespread human rights abuses including forced displacement, rape and torture। और जो अल बशीर की गवर्नमेंट थी उससे लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि इट वॉज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन दी दरफूर रीजन। और इसी वजह से 2003 के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हुई बिटवीन द रेबेल ग्रुप्स एंड दी गवर्नमेंट फोर्सेस, जिसकी वजह से मोर देन 2 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड एंड अराउंड 3 लाख पीपल डाइड। ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बल्कि अल बशीर के रूल के दौरान काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल अपोजिशंस अगर होती थी तो उन्हें सप्रेस किया जाता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस जो है वो बहुत ही लिमिटेड थी और कभी भी किसी को भी आर्बिट्रेरीली अरेस्ट कर लिया जाता था, डिटेन किया जाता था। जैसे ही अगर अल बशीर को लगता था कि दैट पर्सन और दैट ग्रुप कैन बी अ थ्रेट फॉर देम तो उनको अरेस्ट या डिटेन कर लेते थे। इसके अलावा उनकी जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी करप्ट थी, काफ़ी सारे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट देखे गए थे जिसकी
वजह से सूडान की जो पॉवर्टी थी और इकोनॉमिक हार्डशिप थी वो बढ़ती जा रही थी। और फाइनली 2019 के अंदर ये सब कुछ ख़त्म हुआ जब अल बशीर को गवर्नमेंट से बाहर निकाला गया और एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आई। ये जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट थी इसे इस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो ओवरसी कर सके अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल ट्रांजिशन। और उसके बाद अल बशीर को अरेस्ट किया गया एंड ही वॉज चार्ज विद करप्शन एंड अदर क्राइम्स। सो वी कैन सी कि सूडान के अंदर जो इस समय हो रहा है वो नया नहीं है। सूडान इज़ प्रोन टू सच सिविल वॉर्स, जिसकी वजह से सूडान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो काफ़ी हिंडर करती है। उससे वहाँ के लोगों का भी काफ़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जगह का डेवलपमेंट नहीं होता। उस जगह में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, वहाँ पे काफ़ी सारे नेचुरल रिजर्व्स हैं जिनको काफ़ी फ्रूटफुली यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वहाँ के जो आपसी झगड़े हैं वो ही ख़त्म नहीं होते, जिसको जो है भुगतना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। एंड दिस इज़ नॉट द एंड, आगे भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि लिबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एरिट्रा और साउथ सूडान जो है दे आर अमंग द कंट्रीज़ दैट बॉर्डर सूडान। और अगर एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो उनका ये कहना है कि ये जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं दे आर लाइकली टू रिफ्लेक्ट इन दीज कंट्रीज़ एज वेल। और इसका जो स्पिल ओवर है वो इन सभी कंट्रीज़ के अंदर देखा जा सकता है बिकॉज दे आर अनस्टेबल ड्यू टू मिलिटेंसी एंड इकोनॉमिक ट्रबल्स। सो ये एक छोटी सी पिक्चर थी कि सूडान में एक्चुअली इस समय क्या हो रहा है। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.